हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बाल विकास की एक और नई कक्षा में। तो पिछली कक्षा में हमने यह जाना कि बाल विकास किस प्रकार बाल मनोविज्ञान से बाल विकास तक आया, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक किस प्रकार इसने यात्रा की। तो आइए आज हम जानते हैं वृद्धि और विकास के बारे में। तो वृद्धि और विकास होता क्या है? तो सर्वप्रथम हम विकास के बारे में जानने से पहले उसकी कुछ परिभाषाओं को जानते हैं, जिसके आधार पे हम बाल विकास को आसानी से समझ सकते हैं। यानी विकास क्या होता है, उसे समझने के लिए हम कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को देखते हैं। जैसा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, वुडवर्थ ने दी है कि बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। वंशानुक्रम और वातावरण याद रखेंगे आप, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने बताया है कि विकास क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। यानी डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। तो याद रखेंगे कि वुडवर्थ के अनुसार क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। स्किनर ने विकास को एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया कहा है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि विकास को सतत एवं धीमी प्रक्रिया किसने कहा है, स्किनर ने। अब देखते हैं हरलॉक की परिभाषा। हरलॉक ने विकास को क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला कहा है। मतलब कि विकास एक क्रमगत परिवर्तन में होता है, यानी कि क्रमवार होता है। इसमें एक क्रम होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं ना कि आरोही क्रम अवरोही क्रम होता है, उसी प्रकार इसमें भी एक क्रम होता है। तो विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, जिसके फलस्वरूप नवीन आदतों या विशेषताओं का जन्म होता है। तो हरलॉक की परिभाषा में क्या इम्पोर्टेंट है कि विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, नवीन आदतों और विशेषताओं का जन्म होता है। अब गेसेल की परिभाषा क्या कहती है, विकास एक अवधारणा से बढ़कर है। यानी कि यह एक केवल थ्योरी नहीं है, जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन, अंग विश्लेषण तथा व्यवहार, इन 3 रूपों में मापन हो सकता है। तो याद रखेंगे गेसेल ने 3 रूपों का वर्णन किया है। कौन कौन सा? निरीक्षण, मूल्यांकन, अंग विश्लेषण और व्यवहारात्मक। तो हमने 4 परिभाषाएं देखी, कौन कौन सी? वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या बताया कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। और हरलॉक ने इसे क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा, जिसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप नवीन आदतों विशेषताओं का जन्म होता है। तथा गेसेल ने इसे 3 रूपों में बताया, जिसका मापन हो सकता है, निरीक्षण, मूल्यांकन, अंग विश्लेषण और व्यवहारात्मक। तो इन परिभाषाओं को आप ध्यान में रखेंगे, ये परिभाषाएं एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो आइए चलते हैं आगे। अब जानते हैं हम कि वृद्धि और विकास में मुख्य रूप से अंतर क्या होता है। वृद्धि को हम मूर्त कह सकते हैं। मूर्त यानी वे चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे मूर्त चीज़ें या इसे कभी कभी ठोस चीज़ों के रूप में भी कहा जाता है। तो वृद्धि क्या होती है? मूर्त होती है। यानी कि जैसे आप समझ सकते हैं कि एक पौधा वृद्धि करता है या एक वृक्ष वृद्धि करता है, तो उसकी वृद्धि हमें मूर्त रूप से दिखाई देती है कि कुछ समय पहले पौधा कुछ बड़ा था और उसके कुछ समय के बाद वह और बड़ा हुआ। तो ये वृद्धि हमने देखी कि 1 साल पहले कितना बड़ा था और 2 साल बाद कितना बड़ा हो गया। तो इस प्रकार वृद्धि मूर्त रूप से दिखाई देती है। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, यानी कि उसकी मात्राओं में परिवर्तन हुआ, यानी उसके आकार में परिवर्तन हुआ, यही वृद्धि है। और वृद्धि कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। यानी आप देखेंगे कि बच्चा जैसे कि वह जन्म अवस्था में कुछ कितना बड़ा था, फिर धीरे धीरे किशोरावस्था तक गया, युवावस्था तक गया, और युवावस्था या परिपक्वता
की अवस्था के बाद आप देखते हैं कि उसके बाद उसके शरीर में वृद्धि नहीं होती, यानी कह सकते हैं कि उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं होती, वृद्धि रुक जाती है। अतः इस प्रकार इसे कहा जा सकता है कि कुछ समय के बाद वृद्धि समाप्त हो जाती है, यानी आप कह सकते हैं कि परिपक्वता तक वृद्धि होती है और उसके बाद समाप्त हो जाती है। वृद्धि को सिर्फ शारीरिक कहा गया है और यह किसने कहा है? फ्रैंक ने वृद्धि को सिर्फ शारीरिक ही माना है और मोस्ट ऑफ वृद्धि शारीरिक ही मानी जाती है। शरीर का आकार कितना बढ़ता है, किस मात्रा में बढ़ता है, कब तक बढ़ता है, यह देखा जाता है और इसे ही वृद्धि कहा जाता है। अब देखते हैं हम विकास के बारे में। तो जैसा कि मैंने वृद्धि को बताया कि मूर्त होती है, तो और विकास को अमूर्त इसलिए कहा गया है क्योंकि विकास में ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक इत्यादि विभिन्न प्रकार की वृद्धि कह सकते हैं जिसे विकास के रूप में देखा जाता है। अतः विकास बहुत विस्तृत चीज़ है, उसमें सभी चीज़ें मूर्त नहीं दिखाई देती, अतः इसमें अमूर्त चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि संवेगात्मक विकास को आप नहीं देख सकते, मानसिक विकास को आप नहीं देख सकते, अतः विकास को अमूर्त कहा गया है। और विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक इत्यादि सभी प्रकार के विकास आते हैं। विकास को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों कहा गया है, क्योंकि मात्रात्मक में हम शारीरिक वृद्धि तो माप सकते हैं, जबकि मानसिक वृद्धि का कोई मात्रात्मक मापन नहीं होता और उसे गुणात्मक मापन द्वारा मापा जाता है। अतः विकास को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे, वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। अब देखेंगे विकास को कहा गया है कि यह आजीवन चलती है, यानी विकास जब बच्चा गर्भावस्था में आता है तब से लेकर जब तक वह जीवित रहता है, यानी मृत्यु तक विकास चलता ही रहता है, किसी न किसी प्रकार का विकास होता ही रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि विकास क्या है, नवीन आदतों का अर्जन या नवीन आकृतियों का अर्जन ही विकास है। तो इस प्रकार बच्चे के गर्भावस्था में आने से और मृत्यु तक कुछ न कुछ विकास होता रहता है, अतः विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक इत्यादि विभिन्न प्रकार के विकास देखे जाते हैं, अतः इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो आप ध्यान रखेंगे, वृद्धि क्या होती है? मूर्त, जबकि विकास अमूर्त होता है। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक, मात्रात्मक दोनों होता है। वृद्धि परिपक्वता तक समाप्त हो जाती है जबकि विकास आजीवन चलता रहता है। वृद्धि सिर्फ शारीरिक देखी जाती है जबकि विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इत्यादि है, अतः यह अत्यंत व्यापक है। विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि पहला है निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है, यानी यह निरंतर चलता ही रहता है। तो अतः याद रखेंगे आप, निरंतरता का सिद्धांत किससे संबंधित है? विकास से। अब असमान गति का सिद्धांत, यानी विकास की गति सदैव एक जैसी नहीं रहती, कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे शैशवावस्था यानी बच्चे के जन्म के बाद की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था में मस्तिष्क का 90% भाग, याद रखेंगे, शैशवावस्था में मस्तिष्क का 90% भाग विकसित हो जाता है। अतः हम कहते हैं ना कि बच्चों की रटने की क्षमता अधिक होती है, बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा दी जाए। जितने छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी अनुकरण करते हैं। यही कारण है कि उस समय मस्तिष्क का 90% विकास हो चुका होता है, तो बच्चा जल्दी चीज़ों को सीखने लगता है। अब है अगला अंतः संबंध का सिद्धांत, यानी कि विकास के सभी पक्षों में कोई ना कोई संबंध होता है, सभी किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि
कह सकते हैं कि विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हैं और एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर शारीरिक विकास ठीक नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई बीमारी है, तो इससे मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। इसे ही अंतः संबंध का सिद्धांत कहते हैं। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक, जो भी आप कह लें, में विकास की दर अलग अलग होती है। व्यक्तिक भिन्नता का मतलब वही है कि व्यक्ति में भिन्नता। तो विकास की दर दो बच्चों में एक जैसी नहीं हो सकती, यानी उनमें विभिन्नता पाई जाती है। यही है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो याद रखेंगे कुछ सिद्धांतों के बारे में मैंने बताया। निरंतरता का सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। अब देखते हैं हम, एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है? यह इसे समीप से दूर या केंद्र से बाहर का सिद्धांत भी कह सकते हैं। जैसे प्रॉक्सिमो मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर। इस प्रकार आप याद रखेंगे, प्रॉक्सिमो मतलब पास, डिस्टल मतलब दूरी, यानी पास से दूर की ओर, या समीप से दूर की ओर, या केंद्र से बाहर की ओर। इसमें जैसे कि नज़दीक एवं केंद्रीय अंगों का विकास पहले होता है, जैसे कि मस्तिष्क का विकास पहले होता है, फिर उसके बाद धड़ का विकास होता है। तो याद रखेंगे इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल, या कभी कभी हिंदी ना देकर इसे इंग्लिश वर्ड में ही मैक्सिमम पूछा जाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है? यह विकास के सिद्धांत से संबंधित है और इसमें क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत है या समीप से दूर की ओर का सिद्धांत है। इसमें मस्तिष्क का विकास पहले होता है, फिर उसके बाद धड़ का विकास होता है। अब देखते हैं वर्तुलाकार या चक्राकार विकास, यानी जिस प्रकार स्पाइरल नोट्स आपने देखे होंगे, उसमें छल्ले जैसी संरचना होती है, उसी प्रकार कह सकते हैं कि विकास सीधी रेखा में न होकर पहले वह चरम पर जाता है, फिर ढलान पर आता है। यानी कि पहले वह बढ़ता है, फिर घटता है, बढ़ता है, घटता है। इसी प्रकार विकास को बताया गया है कि विकास वर्तुलाकार या चक्राकार होता है। अब देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण मतलब अन्य चीज़ों को लेकर फिर एक में मिक्स कर देना, जैसे कहा जाता है कि एक कर देना सभी तरह को लेकर। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अपरिष्कृत से सूक्ष्म की ओर, यानी कि पहले मानव शिशु कार्य करने के लिए संपूर्ण शरीर का प्रयोग करता है, फिर उसके बाद कुछ विशिष्ट अंगों से ही वह उस कार्य को कर लेता है। तो यही हुआ एकीकरण का सिद्धांत। पहले विभिन्न चीज़ों, अधिक चीज़ों की आवश्यकता होती थी, फिर वह धीरे धीरे एक किसी कुछ चीज़ों से ही कर लेता है काम को। यानी कि कह सकते हैं कि पहले संपूर्ण शरीर का प्रयोग करता है, फिर बाद में वह धीरे धीरे विशिष्ट अंगों के प्रयोग से ही उस कार्य को कर लेता है। यही है एकीकरण का सिद्धांत। अब समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी हम पैटर्न कह सकते हैं, प्रारूप कह सकते हैं, नमूना कह सकते हैं। इसे अलग अलग नामों से आप याद रखेंगे। कभी समान प्रतिमान दे सकता है, या पैटर्न दे सकता है, या प्रारूप दे सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। विकास का प्रारूप दुनिया में मतलब कह सकते हैं कि प्रारूप यानी मॉडल कह सकते हैं कि सभी के लिए एक जैसा ही है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके बच्चे के दूध के दांत आते हैं, तो दूसरे बच्चे में भी दूध के दांत आएंगे, और दूध के दांत आने के बाद फिर अस्थायी दांतों का विकास होता है। यह सभी प्रकार के बालकों में सेम होता है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया होती है। यानी विश्व में जितने भी बालक हैं सब में यह प्रक्रिया होती है, यानी कि उनका मॉडल समान है। अतः समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास के सिद्धांत। विकास का क्रम, यानी विकास का क्रम निश्चित होता है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहले शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी। न कि पहले शैशवावस्था उसके बाद डायरेक्ट किशोरावस्था, या पहले किशोरावस्था फिर शैशवावस्था।
यानी कि इसका क्रम निश्चित होता है, और क्रम क्या है? शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। अब इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें अविलोमीयता का सिद्धांत होता है, यानी कि पहले किशोरावस्था नहीं आएगी, पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, यानी कि इसका क्रम विपरीत नहीं हो सकता। इसे ही अविलोमीयता। विलोमीयता क्या होता है कि जैसे हम पलट दें तो फिर भी वो होता है, और अविलोमीयता होता है कि हम उसे पलट नहीं सकते, उसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। अब इन सभी सिद्धांतों के आधार पे हम बाल विकास यानी विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि विकास का प्रारूप निश्चित होता है और निश्चित क्रम होता है, इनके आधार पे हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब हरलॉक ने विकास के 4 प्रमुख परिवर्तन बताए हैं, जैसे कि नवीन आकृतियों का जन्म, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ समय पश्चात वह रेंगने लगता है, क्रॉलिंग करने लगता है, और दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं, तो उसमें कुछ आकृतियों का जन्म हुआ। जैसे कि वह रेंगना चालू किया, फिर उसमें दूध के दांत भी निकलने लगे, तो उसकी आकृतियों में परिवर्तन हुआ। अब उसके बाद पुरानी आकृतियों का विलोपन भी होता है। जैसे कि पहले रेंगने की आदत थी, फिर जब उसने चलना सीख लिया तो रेंगने की आदत छूट गई, और जब उसके दूध के अस्थायी दांत आए तो उसके पहले क्या हुआ? दूध के दांत गिर गए, यानी कि जब अस्थायी दांत उसके आए तो दूध के दांत गिर गए, यानी टूट गए, तो पुरानी आकृतियों का विलोपन भी हुआ। अब अनुपात में परिवर्तन, यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जन्म के समय शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सिर होता है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि जन्म के समय शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सिर होता है। लेकिन जैसे जैसे वृद्धि होती है शरीर के बाकी अंगों का विकास ज़्यादा होने लगता है, फिर इस प्रकार शरीर के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि शरीर बड़ा होता जाता है मस्तिष्क की तुलना में, अतः उसके अनुपात में परिवर्तन होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, यह एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो अनुपात में परिवर्तन। अब इसी प्रकार आकार और वजन में भी परिवर्तन होता है। जैसे शरीर बढ़ेगा, विकास होगा, तो लंबाई में, चौड़ाई में, वजन इत्यादि में परिवर्तन होता रहता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।